स्पोर्ट्स राउंड अप तरतीब पेशकश उबैद ताहिर। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ उबैद ताहिर और तकनीकी माविन हिशाम अल बलूची हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम का आगाज करेंगे हम इस बड़ी खबर के साथ जो कि आज पूरे कतर के लिए बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही प्यारी है, जिसका के इंतजार था हमें पिछले काफी दिनों से, और ये इंतजार आज हुआ है खत्म। और कतर को एशियन ओलंपिक काउंसिल ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो होस्ट होगा 2030 के एशियन गेम्स का। तो ये खबर हम सब के लिए बहुत ही अहम और बहुत ही इसका इंतजार था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप जानते हैं कि जो इसका एक प्रोसेस होता है कि पहले आप करते हैं बिड और उसके बाद अपनी फाइल पेश करते हैं मुकम्मल तफसीली तौर पर, और उसमें ये तमाम चीजें होती हैं कि क्या क्या सहूलतें आपके शहर में हैं, सिक्योरिटी वाइज क्या सूरत हाल है। और आप जानते हैं कि कतर में जो स्पोर्ट्स वेन्यू हैं वो किसी तारुफ के और तारीफ के मोहताज नहीं है, बिल्कुल लेटेस्ट जदीद तरीन है, और उनमें तमाम तर जो सिक्योरिटी की और दीगर उमूर का जो ख्याल मुकम्मल तौर पर रखा गया है। और यही वजह थी कि ये बात तकरीबन तय थी, या यूं कहिए कि यकीन था हमें कि दोहा ही एक स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट है और दोहा सिटी को ये शरफ और ये मेजबानी दी जा चुकी है। 2030 के एशियन गेम्स एक बार फिर से होंगे दोहा में। इससे पहले अगर आपको याद हो 2006 में कतर में एशियन गेम्स हुए थे, और 2006 के एशियन गेम्स की यादगार है टॉर्च जो कि स्पायर में है, और वो मनाजिर आपकी नजरों के सामने घूम गए होंगे कि जब शेख मोहम्मद बिन हमद ने एक घोड़े पे पूरे स्टेडियम की छत तक का सफर तय किया था, और वहां से एक मिसाइल के जरिए से और कई हजार मेगावाट के लेजर के जरिए से जो टॉर्च टावर है उसके सर पे ओलंपिक की मिसाइल को रोशन किया था। कुछ इससे बेहतर हम देख सकेंगे 2030 में, और कतर बनेगा मेजबान एशियन गेम्स का एक बार फिर से। और इस खबर के बाद सबसे पहले और सबसे बड़े जो हकदार मुबारकबाद के साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी, और न सिर्फ ये कि उन्होंने मुबारकबाद पेश की बल्कि इस खबर पर अपनी खुशी का इजहार किया और उन्होंने ट्वीट किया, और अपनी इस ट्वीट में मुबारकबाद के साथ साथ उन्होंने जो हमारी दोहा की बिडिंग फाइल की जो कमेटी थी उसके तमाम मेंबरान का भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने बहुत मेहनत की अपनी फाइल को मजबूत से मजबूत तर बनाने में। और साहिब सुमो अमीर ने अपनी ट्वीट में ये भी कहा कि 2006 में जिस तरह से हमने दोहा में एशियन गेम्स की मेजबानी की थी उससे बेहतर और उससे अच्छा हम 2030 में करेंगे। और आपको याद दिला दूं कि 2006 के जो एशियन गेम्स थे वो भी मुद्दतों याद रखे जाएंगे और याद रखे जाते हैं। उसमें जिस तरह की मेजबानी की थी कतर ने, वो अपने आप में एक मिसाल थी, और अब ऐसा होगा कि 2030 में भी दुनिया कुछ नया देखेगी। तो बैक टू बैक बहुत बड़ी बड़ी इवेंट्स स्पोर्ट्स की दुनिया की कतर में हो रही हैं। अभी यहां एक और इवेंट आपका मुंतजिर है, पता है ना कौन सा? अभी बताता हूं। जी हां, यहां कतर में एक बहुत बड़ा इवेंट, और ये है अमीर कप फुटबॉल का फाइनल मैच जो कि खेला जाएगा अर्रयान के नए नवेले स्टेडियम में, जिसको पूरी तौर पर तैयार कर दिया गया है। और ये 2022 के लिए तैयार किए जाने वाले 8 स्टेडियम्स में से चौथा है, और इसका इफ्तिताह बाकायदा अमीर कप के फाइनल से हो रहा है जो कि असद और अल अरबी की टीमों के माबैन खेला जा रहा है। और जुमे को यानी कि उस दिन डबल खुशियां होंगी। एक तो ये कि कतर का नेशनल डे है, सुबह पैरेड वगैरह होगी, और आप सब टीवी पर देखेंगे और सोशल मीडिया पर देखेंगे तमाम तर खुशियों के साथ साथ। फिर शाम को इस खुशी में मजीद इजाफा उस वक्त होगा जब 7 बजे से इस नए स्टेडियम रैयान स्टेडियम में असद और अल अरबी के माबैन अमीर कप का फाइनल शुरू होगा। और फिर बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, बल्कि उसके अगले दिन यानी कि एक दिन के बाद 19 तारीख को एक और बड़े टूर्नामेंट का फाइनल यहां कतर में हो रहा है। और ये टूर्नामेंट कोई और नहीं बल्कि एशिया लेवल का यानी कि एशियन चैंपियंस लीग फाइनल का मैच खेला जा रहा है, और ये खेला जाएगा अल जुनूब स्टेडियम में। और इसके बारे में आप जानते हैं कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, और इस सिलसिले में ये नई बात है कि इस मैच को भी आप देख सकते हैं। और ये मुकाबला खेला जाएगा जुनूबी कोरिया के ओल्सन हुंडई
اور جو کہ 2012 کے چیمپئن ہیں, اور ایران کے برسبیولس فٹ بال کلب کے مابین جو کہ 2018 کا چیمپئن ہے, اور میزبان ہوگا دوحہ جس نے اس ٹورنامنٹ کے, اس چیمپئن لیگ کے تمام وہ میچز کی میزبانی کی جو کہ کووڈ-19 کی وجہ سے دوسرے ملکوں میں نہیں ہو سکے تھے. اب کے حوالے سے ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں, اور وہ یہ ہے کہ اس فائنل اور اہم مقابلے کے لیے جتنے بھی ریفریز ہیں, میچ ریفری اور جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام قطری ہیں, اور ان میں جو گراؤنڈ میں جو ہوں گے ریفری وہ ہیں سعود العذبہ, اور ان کے ساتھ دیگر جو ان کے اسسٹنٹس ہیں وہ ہیں زاہی شمری اور ماجد ہیدروس. اس کے علاوہ چوتھے ریفری ہوں گے عبدالہادی ارویلی, جبکہ ویڈیو ٹیکنالوجی پر نظر رکھیں گے جس کو الفار کہتے ہیں, یعنی کہ گول ہوا کہ نہیں ہوا. جیسے آپ کرکٹ میں جانتے ہیں کہ DRS کا سسٹم ہے, ویسے ہی الفار ایسا سسٹم ہے جس پر جو گراؤنڈ ریفری ہوتا ہے وہ جا کر کے دیکھتا ہے ریپلے میں کہ واقعتاً یہ گول ہوا نہیں ہوا, یا اسی طریقے سے اگر کوئی اور اعتراض ہو جاتا ہے آف سائڈ وغیرہ کا تو وہ تمام چیزیں یہاں سے کلیئر ہوتی ہیں. اور اس ٹیکنالوجی پر نظر رکھیں گے سلمان فلاحی اور طالب سالم. تو اس طرح سے یہ مکمل جو ٹیم ہے ریفریز کی, یہ قطری ٹیم ہے, اور یہ بھی اپنے آپ میں ایک کامیابی ہے قطر کی اسپورٹس کی اور اسپورٹس کی دنیا کی. 2030 ایشین گیمز کی فائل کے جو سربراہ تھے وہ قطر کی اولمپک کمیٹی کے بھی سربراہ یعنی کہ شیخ جوان بن حمد آل ثانی, اور یہ موجود تھے عمان میں مسقط میں, جہاں پہ کہ ایشین اولمپک کونسل کا اجلاس تھا اور اسی میں ووٹنگ ہوئی تھی. یہ ووٹنگ 2 دفعہ سعودی کی ٹیم نے جو کہ ریاض کے لیے بڈ کر رہے تھے, انہوں نے اس کو 2 دفعہ روکا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے جو کہ آن لائن ووٹنگ ہو رہی ہے, لہٰذا پھر الیکٹرانک یا ای ووٹنگ کو روک کر کے مینولی دوبارہ ووٹنگ کی گئی, بلکہ تیسری بار ووٹنگ کی گئی, لیکن نتیجہ وہی رہا کہ قطر ہی کو میزبانی ملی اور قطر ہی جیتا. اور اس ووٹنگ سے پہلے اولمپک کونسل نے یہ طے کر لیا تھا کہ 2030 کی میزبانی جس ملک کو ملے, اس کے بعد 2034 کے جو اگلے ایشین گیمز ہوں گے وہ دوسری بیڈنگ کنٹری کو ملیں گے. تو اس طرح سے 2030 قطر کو اور 2034 کی میزبانی سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کو دی گئی ہے. اور جو ایک اچھی بات جو آج نظر آئی کہ جب اس ووٹنگ سے پہلے جو فائنل اسپیچ کے لیے جب شیخ جوان بن حمد آل ثانی آئے ہیں پوڈیم پر, انہوں نے مخاطب کیا ہے, تو سب سے پہلے انہوں نے سعودی جو ٹیم وہاں پر موجود تھی جو کہ بڈنگ کر رہے تھے اس ٹیم اور اس ٹیم کے سربراہ سب کو ویلکم کیا اور سب کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی زبردست سا وہ پوائنٹ تھا جس کو کہ پوری دنیا نے نوٹ کیا. چلتے ہیں کرکٹ کی دنیا میں, اور پہلے ذکر کریں گے ہم ایک ٹورنامنٹ کے فائنل کا جو کہ اس وقت کھیلا جا رہا ہے. جی ہاں, لنکا پریمیئر لیگ LPL کا فائنل میچ کھیلا جا رہا ہے ہمبن ٹوٹا میں. سری لنکا کے شہر میں ہونے والے اس فائنل میچ میں جو ٹیمیں آمنے سامنے ہیں وہ ہیں جافنا اسٹیلینز اور گالے گلیڈیٹرز. اور صورتحال کچھ یوں ہے کہ جافنا نے پہلے بلے بازی کی اور 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر بنائے 188 رن 188 رنز انہوں نے اسکور کیے, جس میں کہ شعیب ملک نے سب سے زیادہ 46 رنز اسکور کیے اور دھننجے سلوا نے بنائے 33. لیکن جو تیز رفتار پاری جس نے کہ آخر میں اسکور کو ایک دم سے 188 تک پہنچا دیا, وہ پاری تھی جافنا کے کیپٹن تھیسارا پیریرا کی, جنہوں نے 5 چوکوں اور 2 چھکوں کی مدد سے صرف 14 بالز میں بنائے 39 رنز, اور اس تیز رفتار پاری نے اسکور کو ایک دم سے پہنچا دیا 188 پر. ان کے علاوہ سالنکا نے بنائے تھے 10, وکٹ کیپر بلے باز جانسن چارلز نے 26 اور اوپنر اوشکا فرنانڈو نے بنائے 27. یہ کھلاڑی مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے, بہت کلین شاٹ کھیلتے ہیں. اوشکا فرنانڈو 27 رن انہوں نے بنائے اور 188 رنز ٹوٹل بنے ٹیم کے. اب صورتحال گالے کے لیے کوئی بہت اچھی نہیں ہے, اگرچہ کرکٹ میں آخری بال تک گیم رہتا ہے, مگر یہاں مجھے لگتا ہے کہ گالے کا گیم ختم ہو چکا ہے کیونکہ 18ویں اوور کا گیم جاری ہے اور ان کی صرف آخری وکٹ کریز پر ہے اور ابھی بھی انہیں 14 بال میں 59 رن چاہیے جو کہ اب بننے سے رہے.
130 रन अभी उनके बने हैं, 9 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं। सिर्फ कप्तान राजापक्सा ने 40 रन की एक जिम्मेदाराना पारी खेली और उसके अलावा आजम खान ने, जो कि पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, मोइन खान के बेटे हैं, 36 रन उन्होंने बनाए। 17 बॉलों पर बहुत अच्छी पारी खेली लेकिन मुख्तसर रही, 4 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया, 36 रन। और जब तक वो मौजूद थे कप्तान के साथ तो लग रहा था कि अब ग्लैडिएटर्स वापस आ रहे हैं टीम में, लेकिन ऐसा फिर हो नहीं सका और वो जैसे ही आउट हुए तो फिर सिलसिला आउट होने वालों का चल निकला। तो इस वक्त आखिरी विकेट मौजूद है क्रीज पर, 132 रन बने, 18वां ओवर जारी है और अब ये जो मैच है वो और जो टाइटल है वो भी दोनों जा चुके हैं ग्लैडिएटर से, और जाफना स्टैलियंस तकरीबन क्या पक्का वो बन गए हैं चैंपियन, क्योंकि अब 12 बॉलों में 56 रन तो बनने से रहे। लिहाजा आपके दोस्तों में अगर कोई जाफना स्टैलियंस का कोई सपोर्टर है तो आप उसको दिल खोलकर अभी से मुबारकबाद दे सकते हैं। थिसारा पेरेरा इसके कैप्टन हैं। शोएब मलिक ने आज फाइनल में 46 रन बनाए हैं, लिहाजा आप शोएब मलिक और सानिया मिर्जा दोनों को मुबारकबाद दे सकते हैं। और भारत की टीमों के दरमियान पहला टेस्ट मैच शुरू होने वाला है कुछ ही घंटों में, और ये एडिलेड में खेला जाएगा ये मुकाबला, जो कि डे नाइट खेला जाएगा। और इंडिया के बाहर ये पहला तजुर्बा होगा भारतीय टीम का कि वो डे नाइट टेस्ट मैच खेलेंगे। ओवरऑल ये दूसरा टेस्ट मैच होगा उनका डे नाइट। और जो टीम जो प्लेइंग 11 है उसको अनाउंस कर दिया गया है और भारत ने पृथ्वी शॉ पर एक बार फिर से भरोसा जताया है और उनको टीम में शामिल रखा गया। मयंक अग्रवाल भी खेलेंगे और चेतेश्वर पुजारा और विहाड़ी भी खेलेंगे, जबकि विकेट कीपर वृंद्धिमान साहा को शामिल किया गया है और उमेश यादव भी एक बार फिर से आए हैं वापस और वो प्लेइंग 11 में शामिल किए गए हैं। तो उनके साथ जो 2 और बॉलर होंगे उनमें मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह, यानी कि 3 फास्ट बॉलर हैं और स्पिनर के तौर पर अश्विन को शामिल किया गया है। ये है भारत का प्लेइंग 11 और मुकाबला शुरू हुआ चाहता है कुछ ही घंटों के बाद। डे नाइट मैच है और इस टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला। न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट भी हुआ इख्तिताम पजीर और इस मैच में भी एक इनिंग्स की शिकस्त हुई है वेस्ट इंडीज को। पहले मैच की तरह 12 रन पीछे रह गए थे इनिंग्स की शिकस्त को टालने के लिए और ये मैच 1 इनिंग्स और 12 रन से न्यूजीलैंड ने जीता। एक ही पारी न्यूजीलैंड ने खेली और हेनरी निकोलस के 174 रनों की बदौलत 460 रन बनाए थे, जिसके जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम ने पहली पारी में 131 और दूसरी में 317 रन बनाए, लेकिन फिर भी 460 तक मिलाकर के भी वो नहीं पहुंच सके और मैच गंवा बैठे 1 इनिंग्स और 12 रन के फर्क से। यहाँ 18 दिसंबर को कतर का नेशनल डे है और इसी नेशनल डे को ऑकलैंड में एक मैच है T20 का और ये मुकाबला होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के माबैन। और आप देख सकेंगे कि एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तानी टीम होगी एक्शन में, लेकिन टीम के लिए मुश्किलात ये हैं कि कप्तान बाबर आजम T20 सीरीज के लिए रूल आउट हो गए हैं और उनके अंगूठे में चोट लगी है और उनको मुकम्मल आराम करना है। अब देखना है कि टीम उनकी गैर मौजूदगी में किस तरह की कारकर्दगी दिखाती है। फिलहाल प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप से उबैद ताहिर को और हिशाम अल बलूची हम दोनों को दीजिए इजाजत।